आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स का सेकेंड और थर्ड दोनों का कहें तो कंबाइंड उसका एक इफेक्ट जैसा है। कन्फ्यूजन होता है, देखे होंगे कि अगर आपको ये कहा जाए कि ठीक है वॉकिंग आप करते हैं, ठीक है स्विमिंग करते हैं, आप स्विमिंग के टाइम में आप जो पानी को पीछे धक्का देते हैं, ठीक है, यू पुश द वाटर बैकवर्ड एंड यू मूव फॉरवर्ड, आप पीछे धक्का देते हैं तो आप आगे जाते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये न्यूटन का थर्ड लॉ है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे एक और एग्जांपल ले लें, बुलेट और गन का एग्जांपल। बुलेट आगे जाता है और गन पीछे झटका मारता है, जिसके चलते हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन से आप परिचित हैं, पीछे की तरफ आता है। तो सर ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जो है ये कंप्लीट किस प्रिंसिपल पर आधारित है? क्या न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है? उस पर आंसर दें। या हम कहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है। तो एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर ये कहा जाए कि क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है तो बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, कौन सा सिद्धांत पे ये काम करता है, तो सीधी सी बात आ गई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू, ये उस पर सही साबित होती है। इसलिए जिस जगह भी आंसर देना हो, दोनों में मतलब दो में से कोई भी एक रहेगा तो वो आंसर करेक्ट माना जाएगा। थर्ड लॉ बोलिए तो सही, और अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं तब। अगर मोशन में है तो मोशन में हर हाल में किसी भी तरह का मोशन है और एक्शन रिएक्शन हो रहा है, उस केस में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सेप्ट करनी चाहिए। वेलोसिटी इसमें है, ये वास्तव में कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ही है, ठीक है। तो जब थर्ड लॉ है तो सर ऐसा कीजिए, आप थर्ड लॉ से ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ कर दीजिए। अगर आप कहते हैं कि सेकेंड लॉ जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन है वो भी इसी के अंदर है, तो उससे इसको प्रूफ कर दीजिए, तो मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आपके इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक दो टर्म है जिसको हमको ख्याल में लेना पड़ेगा, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी इंटरेक्शन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है और एक बी है, तो इसका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा इसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर फोर्स लगा रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ठीक है, तो उस केस को ही हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें कि सर किस तरह से इसका स्टेटमेंट दिया जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम of an isolated system remains constant या कंजर्व, बात एक ही है। remains constant बोले या बोले, ठीक है, कांस्टेंट बोले या कंजर्व बोले, बात एक ही है, कंजर्व। क्या मतलब है सर? अगर दो कोई ऑब्जेक्ट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों की कोलिजन होती है, उस केस में बिफोर कोलिजन जो होगा मोमेंटम, ठीक है, जितना मोमेंटम दोनों का होगा, कोलिजन के बाद जब दोनों कोलाइड कर लेगा उसके बाद जो इसकी मोमेंटम होगी वो आफ्टर कोलिजन दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरह से दिस होल्ड्स ट्रू। ओके स्टूडेंट, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट। ये रहा एक ऑब्जेक्ट आपका ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट इज बी। पहले वाले का मास m1, दूसरे का मास m2। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इधर इसका स्पीड है u1 और इसका u2। और एक चीज कंसीडर करते हैं, लेट u1 इज ग्रेटर देन u2।
क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और इसका स्पीड अधिक है, इसका कम है, तब क्या होगा, दोनों टकराएगा, तो दोनों आपस में कोलिजन करेगा। और लेट द टाइम ऑफ कांटेक्ट, जो मिसहैप का जो कोलिजन का टाइमिंग था आपस में, वो मान लीजिए कि डेल्टा टी है। और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया आफ्टर कोलिजन। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन, पहले वाले का मान लीजिए कि v1 और इसका हो गया v2 आफ्टर कोलिजन। ये सिचुएशन है, ठीक है। अब जरा हम लोग बात करें कि चेंज इन मोमेंटम देखते हैं, क्योंकि यही दोनों था और जब टकराया तो इन मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये कुछ फोर्स इस पर लगाया तो इसके चलते इसके मोमेंटम में चेंज आएंगे। तो हम लोग लिखते हैं, पहले देख लेते हैं मोमेंटम ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट ए पर विचार करते हैं पहले, ऑब्जेक्ट ए। चलिए, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 u1, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम है इसके। अच्छा जी, फाइनल मोमेंटम कितना है, तो फाइनल मोमेंटम ध्यान देना बहुत सिंपल सा है एकदम, मतलब इसको इजी वे में हम लोग आगे जा रहे हैं और ये प्रूफ होगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ m2, फाइनल मोमेंटम किसका, इसी का, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट में, तो हो जाएगा m1 v1, ये वो फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाएगा m1 v1 माइनस m2 माइनस m1 u1, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक। दूसरा फॉर ऑब्जेक्ट बी पर विचार करते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट बी के साथ क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट बी, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m2 u2, इनिशियल मोमेंटम है यहाँ m2 u2, m2 इसका मास है, u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो मोमेंटम कितना हुआ m2 u2 यहाँ लिखे, क्लियर है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m2 v2, देख रहे हैं यहाँ m2 ये वाला है m1 और इधर है m2, तो m2 v2 फाइनल मोमेंटम हुआ। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब एक बात आती है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ का अगर बात करें तो जितना ये फोर्स इस पर एग्जर्ट किया, ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। फोर्स एग्जर्टेड बाय ए ऑन बी, ए जितना बी पर अप्लाई किया तो बी भी उतना ही अप्लाई ए पर करेगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय ए ऑन बी, तो बी पर जब फोर्स एग्जर्ट हो तो बी का मोमेंटम चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए बी इंटू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ बी ए दिस इंटू डेल्टा टी। और ये पता आपको कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, किसका मोमेंटम चेंज किया, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, बी का चेंज हुआ, तो बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये मतलब इसका बाकी m2 v2 माइनस m2, ठीक है, u2, ये किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव साइन और बी ए, फोर्स एग्जर्टेड बाय बी ऑन ए, तो इसका कितना चेंज किया, इसमें लिखिए, इसको ए का चेंज हो रहा है आपका m1 v1 माइनस m1 u1, ये रही इसके, देखते हैं इसको, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस इधर कीजिए बाहर, तो m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1,
अब एक जगह अगर हम लोग इकट्ठा करें ऑब्जेक्ट सिस्टम में ए और बी का बिफोर कोलिजन देखते हैं, तो बिफोर कोलिजन में M1 और M2 का, तो ज़रा सा गौर कीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आफ्टर कुछ बातें की है, तो यहाँ लीजिए M2V2 प्लस यहाँ ले लीजिए M1V1 किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो जा रहा है आपका M1U1 प्लस M2U2 के बराबर दिख रहा है। सिंपल रीअरेंज किए केवल इसको, थोड़ा सा और अरेंज जैसा दिखे तो शायद अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, इसको पहले लिख देते हैं, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। अब साफ साफ दिख रहा है ये क्या चीज़ है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन जब कोलाइड नहीं किया था तब टोटल दोनों का मोमेंटम वो यहाँ पर नजर आ रहा है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ, ठीक है, ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। देख पा रहे हैं क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन दोनों हमारा मोमेंटम इक्वलाइज कर रही है। इससे ये पता चलता है कि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ट्रू है, वैलिड है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग इसको साबित किए। इसी चीज़ को अब हम लोग सेकेंड लॉ से प्रूफ करेंगे कि किस तरह से ये फार्मूला आता है। तब ये पता चलेगा हमको कि न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ का ही एक अलग, एक मतलब थोड़ा चेंजिंग दिखने, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। टर्म्स सेकेंड लॉ से प्रूफ करने, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूफ करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे ट्रू है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसको वैलिडेट करने जा रहा है, वैलिडेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे ट्रू। मान लीजिए कि इसके लिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम दो पार्टिकल लेकर के प्रूफ किए, बहुत सारे पार्टिकल हैं। लेट ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मास, किसी का M1 है, किसी का M2 है, इसी तरह से हम लोग चलते चले गए लेकर लास्ट में मास किसी का Mn है। एंड वेलोसिटी, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी कितना है, तो किसी का U1 ले लीजिए, किसी का U2 ले लिए, और इस तरह से हमारा लेकर Un, ये इसकी वेलोसिटी है। करेक्ट, ठीक। तो मोमेंटम, देन मोमेंटम कौन सा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम अगर मैं बात करूं, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, बात करें सबका नाम दे दें, एक का P1 प्लस P2 और प्लस इस तरह से Pn, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2 और इसी तरह से प्लस Mn, ठीक है, Un, ये इसकी, ठीक है, टोटल मोमेंटम। अच्छा जी, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ कहता क्या था, उसका स्टेटमेंट F इज इक्वल टू, ठीक है, dP अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग विचार करते हैं
कि ये तो कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम पर बात हो रहा है, बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसकी चर्चा करेंगे तो उसका एक खासियत क्या है, खासियत ये है कि जो F है वो जीरो होगा, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फोर्स की जगह हम क्या लिए, जीरो। अब एक बात आप जानते हैं कि किसी का भी डिफ्रेंसिएशन अगर जीरो होता है इसका मतलब है कि जो टर्म है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये दिस सिग्निफाइज, इसका ये मतलब निकला, क्या मतलब निकला कि P इज कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट। P है क्या चीज़ आपका, यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम आप P लिए हैं यही तो है, ये टोटल कांस्टेंट है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, क्या पता चला हमको कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, कौन सा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 प्लस इसी तरह से mn un, क्या है, ये एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू। इससे हम लोग को प्रूफ हुआ। इसे क्या पता चला, यहाँ जैसा कि बताया कि P कांस्टेंट है। P है क्या चीज़, सबका सम है, तो सबका सम है, इसका मतलब है कि टोटल जो सम है ये टोटल ये क्या आया, आपका कांस्टेंट आया, ठीक है। हम समझते हैं इसको, दो तरीके से आपको बताया, दोनों आपके समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। और फिर मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू सब्जेक्ट से जुड़े रहिए और कंप्लीट सिलेबस जो आपका है वो कवर अप होगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सबका डिटेल होगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स में आएंगे ज़रूर, लेकिन टॉपिक डिटेल से कवर अप किया जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। देखें, देखकर बाहर रहें, क्योंकि हम देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, लाभ लें, सब्सक्राइब कर करके तभी बाहर आएँ। ये मेरा अपना एक पर्सनल एक रिक्वेस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं।